गुड इवनिंग एंड वेलकम। आई होप कि अभी आपको आवाज़ और विजुअल्स ठीक मिल रहे हैं। थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी समस्या थी कि ओटीपी नहीं आ रहा था मेरे पास। मेरा भी एक्सेस डिनाइड हो गया था, कुछ और स्टूडेंट्स का भी हो गया था। अभी भी एक स्टूडेंट है आभा, उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा है। बाय द वे फिर भी मुझे एक्सेस हो गया तो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि सही हो जाएगा, उसको भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार हमको कंफर्मेशन दीजिए, हम आपकी क्लास को बिगिन करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है जस्ट कंफर्म मी। लगभग 10-11 लोग 12 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए प्लीज़। आज हम लोगों को रियलिज्म डिस्कस करना है। ऑल ओके ओके ओके, थैंक यू। सो अगर नहीं हुआ होता सही तो हम लोग आज की क्लास यूट्यूब पर लेते, लेकिन क्लास होती। ठीक है, अब कोशिश यही रहेगी कि क्लास होगी चाहे जैसे होगी। ठीक है, अगर कोई इश्यूज आते हैं, बस एक ही कंडीशन है कि हमारा इंटरनेट एकदम से ना बंद हो जाए या मैं ना एकदम से बंद हो जाऊं। कोशिश रहे क्लास मिस ना हो। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव डिस्कस कर लिया था, और नेक्स्ट जो टर्म हम लोगों को पढ़ना है वो है रियलिज्म। और रियलिज्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे और रियलिज्म को समझेंगे कि व्हाट इज रियलिज्म, रियलिज्म है क्या, ये बात समझेंगे। देखिए, वर्ड से ही आपको बात क्लियर है कि वर्ड आ रहा है यहाँ पर रियल। ठीक है, रियल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू रियलिटी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो रियलिटी से रिलेटेड है, मीन्स उसी की बातचीत होगी रियलिज्म में। क्लियर है? यानी कि जो चीज रियलिटी के नजदीक होगी, रियलिटी का प्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि लिटरेचर है तो लिटरेचर में किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर रियलिज्म is actually a movement that supports representation of reality। ठीक है, जो रियलिटी के रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता है, दैट इज रियलिज्म। ये बात दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, तो रियलिटी को सपोर्ट कर रहा है रियलिज्म। अब एक बात फिर से, अब एज मूवमेंट कब बिगिन हुआ, कैसे हुआ, क्या था इसमें, तो एक सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ जो है आपको वो समझ आ गया कि भाई ये रियलिज्म है। ठीक है, रियलिज्म क्या है? दैट रिप्रेजेंट्स रियलिटी। जो रियलिटी को रिप्रेजेंट करे वही रियलिज्म है। ठीक है, तो रियलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला रियलिज्म है। ठीक है, या फिर अब इसमें समस्या क्या आएगी, दो बातें फिर से डिस्कस करनी है। एक कि ये रियलिटी क्या है, किस रियलिटी की बात की जा रही है, कौन सी रियलिटी प्रेजेंट करनी है। सेकंड थिंग कि एज मूवमेंट कब बिगिन हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे है। ठीक है, ये दो तीन मुद्दे हैं, इन्हीं को समझना है। थोड़ा सा एक दो बातें ऐसे समझेंगे, देयर आफ्टर कुछ रिटन कंटेंट है उसी को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, समझाते चलेंगे आपको। ठीक है, तो पहली बात हुई कि रियलिज्म क्या है, रियलिटी को प्रेजेंट करता है। क्लियर? दूसरी बात, अब एज मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट क्या होता है लिटरेचर में। ठीक है, अभी तक जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वो टर्म्स थे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव था, नेगेटिव कैपेबिलिटी था। ठीक है, ये सारे टर्म्स थे। लेकिन अब जब हम मूवमेंट में आ रहे हैं तो व्हाट इज मूवमेंट इन लिटरेचर। मूवमेंट इन लिटरेचर से मतलब है कि जब कोई पर्टिकुलर थॉट, कोई पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग डोमिनेंट हो जाती है, कोई एक वे ऑफ थिंकिंग डोमिनेंट हो जाती है, कोई वे ऑफ राइटिंग डोमिनेंट हो जाती है, तो उसको कहा जाता है मूवमेंट। मतलब जब एक ही किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है मूवमेंट। तो यहां पर फोकस किस चीज पर बढ़ा, रियलिटी पर बढ़ा, और उसको क्या कहा गया, यहां पर रियलिज्म कहा गया। क्लियर? कब हुआ ये, और इसके पहले भी क्या कोई मूवमेंट था? बिल्कुल था। इससे पहले क्या था? रोमांटिसिज्म था। ठीक है, और रोमांटिसिज्म के बाद क्या आया? रियलिज्म आया। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म इज नॉट रियलिटी। ठीक है, रोमांटिसिज्म रियलिटी नहीं है।
रियलिटी नहीं है तो क्या है? रोमांटिसिज्म इज आइडियलिस्टिक कंडीशन, एक्सजरेशन ऑफ थिंग्स, मीन्स रियल से थोड़ा सा ऊपर उठा करके जो एक आइडियल सिचुएशन तक चीजों को प्रेजेंट कर दिया जाए, वो रोमांटिसिज्म है। लेकिन जो चीजें एक्चुअली सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उसको एज इट इज कर देना, एज इट इज प्रेजेंट कर देना, यानी कि एक जो आइडियल एक जो रियल सोसाइटी है, एक जो रियल समाज है जिसको आप दिन ब दिन देखते हैं अपने आसपास, वो अगर आपके सामने लिटरेचर में दिखाई दे, वो क्रिएट हो जाए, तो वो रियलिज्म है। और रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म इससे थोड़ा सा हट करके है, वो एक आइडियल सिचुएशन को बताता है, एक आइडियलिस्टिक कंडीशन को बताता है, वो एक ब्यूटी को आइडियलाइज करता है, सोसाइटी को आइडियलाइज करता है, चीजों को आइडियलाइज करता है। बात समझे कि नहीं? डे टू डे लाइफ पर वो चर्चा नहीं करता, या डे टू डे लाइफ को वो प्रेजेंट नहीं करता। बिगिन कब हुआ? रोमांटिसिज्म कब एंड होता है? मिड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, मिड ऑफ 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म एंड होता है, ठीक है। और उसी के साथ एक नई बिगिनिंग होती है जिसको कहा जाता है रियलिज्म, ठीक है। एक हिस्ट्री आपने अगर पढ़ा हो तो 1848 में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं कहते, फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद की है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन है जिसको कहा जाता है रेवोल्यूशन ऑफ 1848, और उसी के बाद रियलिज्म की बिगिनिंग मानी जाती है। कहां से बिगिनिंग मानी जाती है? फ्रांस से बिगिनिंग मानी जाती है। तो एक राउंड फिगर बिगिनिंग अगर बात की जाए हिस्ट्री में, तो अबाउट 1850, ठीक है, 1850 के लगभग जो है इसकी बिगिनिंग, इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो कि रोमांटिसिज्म की एंडिंग है और रियलिज्म की बिगिनिंग है, ठीक है। अब आप एक चीज कहेंगे कि जब आप हिस्ट्री बता रहे थे तो रोमांटिसिज्म के बाद विक्टोरियनिज्म की बात की थी आपने, रियलिज्म की बात नहीं की थी। देखिए, विक्टोरियनिज्म एक तरीके से एक एज हो गया, एक पीरियड हो गया, एक टाइम हो गया, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड जो था उसमें 2-3 पार्ट अगर किया जाए तो एक पोएट्री कर लें, दूसरा ड्रामा और नॉवेल कर लिया जाए। तो ड्रामा और नॉवेल में जो एक मूवमेंट था, ड्रामा और नॉवेल में जो एक वे ऑफ थिंकिंग चल रही थी, वो रियलिज्म की थी, और बाद में वो पोएट्री में भी आई, ठीक है। लेकिन शुरुआत जो है ये नॉवेल की है। बेसिकली रियलिज्म कहाँ का जॉनरा है? नॉवेल और ड्रामा का जॉनरा है, या नॉवेल और ड्रामा का मूवमेंट है। क्लियर? तो इसे साथ में पैरेलल विक्टोरियनिज्म क्या है? पोएट्री में है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम लोग बात करेंगे रियलिज्म पर, ठीक है। अब रियलिज्म क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल में समझते हैं, पीपीटी के माध्यम से जो चीजें लिखी हैं उसी टेक्स्ट को हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहां से बिगिन करते हैं। रियलिज्म क्या है? व्हाट इज रियलिज्म? यहीं से कहानी आपकी बिगिन होती है, ठीक है। तो रियलिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है। ये क्या था? एक लिटरेरी मूवमेंट है, ठीक है, और दैट बिगिन इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। यहीं पर आप चाहें तो पर्टिकुलर ईयर भी आप मेंशन कर सकते हैं 1950, या फिर ब्रैकेट में आप ये बात भी मेंशन कर सकते हैं कि आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। क्लियर है? 19th century and can be defined as a move against romanticism, ठीक है। किसके अगेंस्ट एक मूव है? इट इज अ मूव अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट एक मूव के रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। दैट स्ट्रेस्ड ट्रूथफुल एंड रिलेटेबल आल्सो रियलिस्टिक सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जिसका फोकस किस चीज पर, जिसका स्ट्रेस किस चीज पर है? इट्स स्ट्रेस ऑन ट्रूथफुल एंड रिलेटेबल, ठीक है। जो चीज ट्रूथफुल है, सत्य है, सच से भरी हुई है, उस पर, और दूसरा जो रिलेटेबल है, जिसको हम आप रिलेट कर सकें अपने से, ठीक ना।
तो वो क्या है, रियलिज्म है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। आल्सो रियलिस्टिक सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मैटर, ये रियलिस्टिक और सब्जेक्ट मैटर के बीच कामा है, हटा दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो कैसा होगा, रियलिस्टिक सब्जेक्ट मैटर होगा, यानी कि वास्तविकता के करीब का सब्जेक्ट मैटर होगा। आगे कह रहे हैं द एरा ऑफ romanticism or romantic literature was often marked by fantastical stories that were thought by many to be out of touch with real life, ठीक है। जो रोमांटिसिज्म था इसके पहले, जिसके अगेंस्ट ये रियलिज्म आया, that realism, that romanticism is considered as filled with lot of fantastical stories, lot of imaginary stories, romanticism based on imagination, ठीक है। रोमांटिसिज्म का जो बेसिस था वो इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन पर बेस्ड था, इमेजेस जो थी वो ज्यादा थी, इमेजिनेशन पोएट का, राइटर का ज्यादा था, स्टोरीज, पोएम्स जो कुछ थी वो सब की सब इमेजिनेशन बेस्ड है, ठीक है। वहां पर चीजों को आइडियलाइज किया जा रहा है, चाहे चीजों को एग्जैजरेट किया जा रहा है, बियॉन्ड रियलिटी उसको ले जाया जा रहा है। क्लियर, अब आगे क्या करें, वॉज ऑफन मार्क्ड बाई फैंटास्टिकल स्टोरीज दैट वर थॉट बाई मैनी, बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते थे, सोचते थे, टू बी आउट ऑफ टच विद रियल लाइफ। और वो फैंटास्टिकल स्टोरीज जो रोमांटिसिज्म में थी, उनको बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि वो रियल लाइफ से आउट ऑफ टच है, बहुत दूर है, ठीक है। दस रियलिज्म वॉज एन आफ्टर इफेक्ट और इवोल्यूशन फ्रॉम रोमांटिसिज्म। तो रियलिज्म जो है वो एक तरीके से रोमांटिसिज्म का आफ्टर इफेक्ट है, ठीक है, या रोमांटिसिज्म से इवोल्यूट हुआ एक दूसरा मूवमेंट है, ठीक है। रोमांटिसिज्म इनटू मोर commonplace situation and stories in literature, ठीक है। यहां पर रियलिज्म में क्या है, रोमांटिसिज्म की अपेक्षा ज्यादा कॉमन प्लेस है, ठीक है, और जो कॉमन पीपल की सिचुएशंस हैं एंड जो उनकी स्टोरीज हैं वो लिटरेचर में आती हैं, दैट इज रियलिज्म। Realism in literature was introduced, incredibly popular and was demonstrated through the use of relatable everyday character and situations। और जो रियलिज्म है वो लिटरेचर में वो किससे रिलेटेड है, उसमें डोमिनेशन है, डोमिनेटेड है किसके द्वारा, जो रिलेटेबल चीजें हैं, जो कैरेक्टर्स का एवरीडे कैरेक्टर्स हैं, एवरीडे सिचुएशंस हैं, विच आर रिलेटेबल बाय एवरी रीडर, रिलेटेबल बाय एवरी पीपल एंड रिलेटेबल टू द सोसाइटी, उससे भरा हुआ है, उसका डोमिनेंस है इसमें, किसमें, रियलिस्टिक लिटरेचर में, ठीक है। जैसे शायद हमें लगता है कल आपकी ही क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था काशीनाथ सिंह के वर्क का, काशीनाथ सिंह का एक जो फेमस वर्क है काशी का 80, ठीक है, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। तो दैट इज पार्ट ऑफ रियलिज्म, ठीक है। आप नीलोत्पल मृणाल को पढ़े, दैट इज रियलिज्म। नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स लिखते हैं, ही राइट्स, उनका जो कैरेक्टर है दैट इज वेरी रियल कैरेक्टर्स, ही प्रेजेंट्स द struggle of a student who comes from a middle class society and tries to prepare for civil services, and what circumstances, what conditions has been faced by particular person, particular student is presented by Nilotpal Mridal in his book। तो जो रियलिज्म है, ठीक है, वो क्या है कि डे टू डे थिंग्स को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, आपको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि ये दूसरी दुनिया की चीज है, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारे टच के बाहर की चीज है, ठीक है। जैसे अभी आप टीवी सीरियल्स अगर आप में कोई देखता हो या घर में कोई देखता होगा तो आप शायद देखे होंगे, तो वहां पर ऑल द सिचुएशन, ऑल द थिंग्स आर आइडियलिस्टिक सिचुएशंस एंड कंडीशंस, और वी कैन से दैट ड्रामेटिक कंडीशंस है वहां पर, ठीक है, नॉट रियलिस्टिक कंडीशन। वहां पर चीजों को इस तरीके से ड्रामेटाइज किया जा रहा है, वहां कैरेक्टर्स को देख करके ऐसा लगता है कि इनके पास कोई काम ही नहीं है, दे हैव नथिंग बट सब मिलकर के इकट्ठा होकर के केवल कॉन्स्पिरेसीज करते रहते हैं। मैं जैसे घर पे मुझे खाना खाना होता है तो बैठता हूँ, सामने टीवी चलती रहती, माता जी देखती रहती हैं, ठीक है। तो कल मैंने माता जी से पूछा, ये कैरेक्टर्स हैं जो दिख रहे हैं कहानी में,
इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, कहाँ से रियलिटी बेस्ड है, ठीक है। वहां पर आपको क्या दिखेगा, एक ही लड़की की शादी हो गई 3 बार, ठीक है, आपको एक ही मिल जाएगा, एक ही लड़के से 4 लड़कियों की शादी हो रही है, एक की शादी हो गई, दूसरी परेशान है उससे शादी के लिए, मीन्स कहाँ से ये रियलिटी के टच में नहीं है। तो ये रियलिटी नहीं, ये फैंटास्टिकल है, ठीक है। रियलिटी क्या है, रियलिटी नीलोत्पल मृणाल के वर्क में है, रियलिटी चार्ल्स डिकेंस के वर्क में है। चार्ल्स डिकेंस का आपने नॉवेल पढ़ा है, वहां पर आपको याद होगा, जो नॉवेल पढ़ा, कौन सा पढ़ा था, कौन सा नॉवेल था आपके सिलेबस में लास्ट ईयर, लिख करके जरा बताइए। हार्ड टाइम्स, उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट था पिप, हार्ड टाइम्स ही था ना, तो उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, वो प्रोटैगनिस्ट कैसा था, रियल कैरेक्टर था, एक गरीब आदमी जैसा होता है वो, जो है कैसा होता है, जैसा उसमें दिखाया गया है, एज इट इज, ठीक है। जो सोसाइटी है वैसी ही है जैसे उसमें दिखाई गई है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जो, ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पर रियल है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, तो एवरीडे कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रियलिस्टिक, द रियलिस्ट लिटरेरी मूवमेंट, अब इसकी हिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस बन रहा है, ठीक है। द रियलिस्ट लिटरेरी मूवमेंट वाज thought to have originated in France, क्रिसा, सॉरी, क्रिका 1850, क्रिका मीन्स होता है अबाउट, लगभग, ठीक है, लगभग 1850 में इसकी बिगिनिंग होती है, आफ्टर द 1848, ठीक है, 1948 के, अच्छा ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट था, तो ओलिवर ट्विस्ट में जो ओलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर है उसको आप रिलेट कर सकते हैं सोसाइटी में, कि आर्फन बॉय अगर सोसाइटी में है तो उसके जैसा हो सकता है या उसके जैसा होगा, उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अब आप इंडियन सोसाइटी पर उसको अप्लाई करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो रिलेट ना हो, ठीक है, लेकिन उस समय की जो ददेन ब्रिटिश सोसाइटी थी उस पर आप अप्लाई करेंगे तो कहीं से कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रियल लाइफ के टच से बाहर की चीज, ठीक है। तो वो क्या है, रियलिज्म है। चार्ल्स डिकेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखें, आफ्टर द 1848 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1948 के रेवोल्यूशन के बाद इसकी जो एक बिगिनिंग मानी जाती है, कहां पर, फ्रांस में, and then spread widely throughout Europe and the United States at the as the movement gained popularity, जैसे जैसे इस मूवमेंट को पॉपुलरिटी मिली, यूरोप में, पूरे यूरोप में फैला, एंड देयर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये मूवमेंट पॉपुलर हुआ, ठीक है। एज प्रीवियसली मेंशन्ड, रियलिज्म वाज अ रिस्पॉन्स टू द अर्लियर पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म व्हिच आल्सो हैज इट्स ओरिजिन इन फ्रांस, ठीक है। तो जो रोमांटिसिज्म है वो भी फ्रांस में ही बिगिन हुआ था, एक बिल्डिंग, सॉरी, कौन सा एक मूवमेंट था वहां का, नाम नाम उसका याद नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी बिगिनिंग फ्रांस में हुई, फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका, ठीक है। इस तरीके का रोमांटिसिज्म का भी मूवमेंट होता, तो इसी तरीके से रियलिज्म का भी मूवमेंट हुआ, फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ, फिर जर्मनी, यूरोप, इंग्लैंड, ठीक है, एंड वहां से मूव होकर के कहा गया अमेरिका, जैसे जैसे चीजें पॉपुलर होती गई, ठीक। आगे देखें, originates in France, but during the early French revolutionary period, और ये किस समय में था, मैंने आपको बार बार बताया होगा कि रोमांटिसिज्म पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का खूब इफेक्ट पड़ता है। तो जो फ्रांस का रेवोल्यूशनरी पीरियड था, फ्रांस का जो क्रांति का समय था, उसमें इसका जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसी समय में ये रोमांटिसिज्म डेवलप हुआ था, और उसके बाद जो है चीजें बदली और रियलिज्म की तरफ राइटर्स और लोग मूव किए,
Realist artists and writers grew tired of the fantastical exaggerations of the romantic style and era. तो जो रियलिस्ट राइटर्स थे वो जो रोमांटिसिज्म का एक फैंटास्टिकल एग्जाजरेशन था चीजों का, उससे थोड़ा सा ऊब गए थे और उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ने की कोशिश की। ठीक है, सो दे स्ट्रोव टू क्रिएट मोर रियलिस्टिक representations of life. This is how the realism period begins. ठीक है, तो वो राइटर्स जो उस चीज से ऊब गए थे, परेशान हो गए थे, उन्होंने एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है डेवलप करने की कोशिश की और इस तरह से रियलिज्म की बिगिनिंग हुई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। People were widely more attracted to stories about common experiences and people that they could relate to, which led to the overall popularity of the realist movement. ठीक है, तो लोग यानी कि रीडर्स, जो पढ़ने वाले थे, जो लोग थे, वो अपने आप को जो कॉमन पीपल की एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरीज से ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। ठीक है, इस एक जो रियलिस्ट सिचुएशन है उससे खुद को ज्यादा रिलेट कर पाते थे, इसलिए इस मूवमेंट की का जो है डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ। आगे बढ़ेंगे, तो अब इसी हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करें। फ्रांस में एक राइटर थे जिनका एक पेन नेम था स्टेंडल, STENDHAL, स्टेंडल। ये एक फ्रांस के राइटर थे। ठीक है, और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो दूसरा था। स्टेंडल इज एक्चुअली पेन नेम। ठीक है, इनका पूरा नाम जो था ये लिखा हुआ है स्टेंडल, सॉरी इसके बाद वाले पर है, ये है। ठीक है, मैरी हेनरी बेल। ठीक है, मैरी हेनरी बेल, ये फ्रेंच नाम है एक्चुअली। इनको इनके पेन नेम स्टेंडल से इनको जाना जाता है। ठीक है, फ्रेंच राइटर हैं और इनको ही इसका पूरा श्रेय जाता है रियलिज्म के बिगनिंग का। कह रहे हैं कि अ फ्रेंच राइटर वाज फेम्ड फॉर हेल्पिंग पॉपुलराइज द रियलिस्ट लिटरेरी मूवमेंट। ठीक है, स्टेंडल जो है वो इस बात के लिए फेमस हैं कि इन्होंने इस मूवमेंट को पॉपुलराइज होने के लिए बड़ा योगदान किया। ही along with other writers, अन्य राइटर्स के साथ साथ मिस्टर स्टेंडल created characters and situations that were relatable to common people. ऐसे situations create की अपनी stories में, अपने novels में, अपने literary works में, ऐसे characters create किए जो कि relatable थे किससे, common people से, common society से। ठीक है, realism often focused on middle and lower class people। और ये जो realism है, अब इसमें एक बात जरा ध्यान रखिए कि जो एलीट क्लास है, ध्यान हमेशा रखिएगा कि एलीट क्लास समटाइम्स फील्स लाइक आइडियल, बिकॉज कि हमेशा जो लोअर और मिडिल क्लास है वो हमेशा उस एलीट क्लास के लेवल तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस एलीट क्लास इज कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, और उनकी संख्या सीमित होती है। तो यहां पर जो रियलिज्म है बेसिकली फोकस किस पर करेगा, जो मिडिल क्लास पीपल हैं। ठीक है, मिडिल क्लास सिचुएशंस हैं उन पर इसका फोकस है। तो यहां पर कह रहे हैं कि रियलिज्म ऑफन फोकस्ड ऑन मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल। ठीक है, किस क्लास पर इसका फोकस है, मिडिल क्लास पर और लोअर क्लास पर। ठीक है, पीपल विद इन टिपिकल लोकेशंस एंड टाइम पीरियड्स। कहां पर कुछ निश्चित लोकेशंस होती हैं, कुछ निश्चित टाइम पीरियड्स होते हैं, उसी पर इसका फोकस होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलिज्म, हिस्ट्री, racism, upward mobility, war, and the growing scientific fields of the time all helped inspire subjects and background of realism in American literature and beyond। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जैसे इंडस्ट्रियलिज्म है। इंडस्ट्रियलिज्म इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर के लिए भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस का काम करता है। हिस्ट्री, रेसिज्म अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अपवर्ड मोबिलिटी, वार और
ये जो साइंस की ग्रोइंग फील्ड है, ये सारी चीजें जो है वो रियलिज्म को एक बैकग्राउंड देने के लिए और सब्जेक्ट मैटर देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दी अफोरमेंशन्ड का मतलब है पूर्वोक्त, यानी कि ऊपर जो कहा गया, बहुत अच्छा वर्ड है, आप अलग से मार्क करके रखिएगा, ठीक है। दी aforementioned list was representative of real problems and developments that people navigated during the time period and is still in the present, making realism appealing to a range of readers। ठीक है, ये जो ऊपर लिस्ट बताई गई, ठीक है, जिन चीजों की, वो ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स को रिलेट करती हैं, ठीक है, और उनके वो ऐसी चीजें हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिससे कॉमन पीपल डे टू डे लाइफ में नेविगेट करता है, उससे होकर के गुजरता है, उस जीवन में फेस करता है, उस समय भी करता था और इवन आज भी करता है। इसलिए ये चीजें जो है इस लिटरेचर को, इस रियलिज्म को ज्यादा अपीलिंग और बहुत रिलेटेबल बनाता है रीडर्स से। लिटरेरी रियलिज्म इज as a movement fizzled out a bit by the mid 20th century। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया सा वर्ड है fizzled। ठीक है, fizzled का मतलब होता है कि बहुत नकारात्मक तरीके से या दयनीय स्थिति में या बुरी तरीके से समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना। ठीक है, तो ये जो रियलिज्म मूवमेंट था वो एक तरीके से एज मूवमेंट बहुत बुरी तरीके से मिड 20th सेंचुरी आते आते खत्म हो गया। ठीक है, बट subsequent writers were inspired by the movement and still seek to create relatable characters and situations। लेकिन अन्य जो राइटर्स थे जिन पर इसका जो इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, वो अपने आप को इससे रिलेट करते थे, उन्होंने इस तरीके की राइटिंग को लिखना जारी रखा। ठीक है, बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ब्रीफ में हिस्ट्री थी। ठीक, अब बात है कुछ जो राइटर्स हैं उसकी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर से इसको क्लियर कर देंगे कि क्या इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री की बातें हम लोगों ने की उसको ब्रीफ में हम फिर से आउटलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल से समझिए कि बिगनिंग कब हुई। फ्रांस में मिड 19th सेंचुरी, जिसको ईयर आप कहेंगे तो लगभग 1850, मींस आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। कहां पर बिगिन हुआ? फ्रांस में। एंड फ्रॉम देयर इट मूव्स इन द होल यूरोप इंक्लूडिंग इंग्लैंड एंड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, व्हेन और एज इट got popularized, this movement realism is seen as an as रिस्पॉन्स अगेंस्ट रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स के रूप में इसको देखा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। और इसको पॉपुलराइज करने में जो सबसे प्रमुख राइटर जो थे फ्रांस के, उसका नाम आपने देखा, मिस्टर स्टेंडल। ठीक है, जो उनका पेन नेम है और इनका जो बड़ा योगदान है, इन्होंने बहुत हेल्प किया इस मूवमेंट को डेवलप होने में। और ये चीजें रिलेटेबल क्यों हैं, इतनी पॉपुलर क्यों ही? बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर, द थिंग to which this literature deals with is very relatable to the common people, because the subject matter and the characters of this kind of literature are the literature in this movement is related to middle class people or lower class people, and also related to day to day situations and problems of men and people। ठीक है, जो लोगों के डे टू डे लाइफ है उससे रिलेटेड थे, इसलिए ये जो है रियलिज्म है, इसलिए ज्यादा रिलेटेबल था, इसलिए पॉपुलर हुआ। अब बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इसके,
उसकी बात करते हैं और उनके कुछ वर्क्स की बात करते हैं, बिकॉज कि एज एग्जाम्पल आप इन वर्क्स को मेंशन करेंगे। लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि जिस तरीके से यहाँ पॉइंट्स में लिखे हैं इस तरीके से पॉइंट्स में मत लिखिएगा, आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो कुछ राइटर्स में एक गुस्ताव फ्लेबर्ट है, दैट इज फ्रेंच राइटर। इनका एक फेमस वर्क है मैडम बाउरी, 1856 में पब्लिश किया गया था। बहुत इतने सारे ईयर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस राइटर का नाम, वर्क का नाम अगर याद रख सके तो वर्क का पब्लिकेशन ईयर भी याद कर ले, नहीं तो आपका राइटर और वर्क से काम चल जाएगा। कोशिश करें कि पब्लिकेशन ईयर कुछ वर्क्स का आपको याद हो जाए तो बेहतर होगा, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरे राइटर हैं अलेक्जेंडर ड्यूमस फिल्स। ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमस नाम के दो राइटर हैं, ये फादर एंड सन थे। ठीक है, तो फिल्स जिसमें है ये फादर थे, इसके बाद इनके बेटे हुए, उनका भी नाम था अलेक्जेंडर ड्यूमस ही। ठीक है, तो इस तरीके से नाम इनका डिफरेंट होता है। अलेक्जेंडर ड्यूमस फिल्स जो है ये भी फ्रेंच राइटर हैं एंड इनको इनका जो एक बहुत फेमस वर्क है दैट इज लेडी ऑफ कैमेलियाज। ठीक है, लेडी ऑफ द कैमेलियाज, ये एक ड्रामा था। ठीक है, 1848 में पहली बार पब्लिश हुआ था। ठीक है, एंड देयर आफ्टर हेनरी जेम्स, ये एक अमेरिकन राइटर थे, बाद में इंडिया आए थे, सॉरी इंडिया कह रहे हैं, बाद में ब्रिटेन भी आकर के शिफ्ट हुए थे। तो उनका जो सबसे फेमस वर्क है इस मामले में वो है आर्ट ऑफ द नॉवेल। ठीक है, आर्ट ऑफ द नॉवेल इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रीफेसेस रिटन बाय हेनरी जेम्स, दैट इज एक्चुअली अ क्रिटिकल वर्क ऑन नॉवेल ऑन फिक्शन। ठीक है, इसके अलावा इनका एक एसे है दैट इज आर्ट ऑफ फिक्शन। ठीक है, जो कि 1884 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे स्टेंडल, जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने शुरू की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम है मैरी हेनरी बाइल। इनके दो तीन वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज रेड एंड ब्लैक, 1830 में पब्लिश हुआ था, एंड देयर आफ्टर द कैरेक्टर हाउस ऑफ पार्मा, 1839 में पब्लिश हुआ, एंड देयर आफ्टर आर्मेंसी, दैट इज 1836। ये तीन वर्क्स आपको इनके याद रखने हैं। फाइडर दोस्तोवस्की रशियन राइटर हैं, इनका जो क्राइम एंड पनिशमेंट है इज मोस्ट फेमस वर्क एंड इज वेरी रियलिस्टिक वर्क। ठीक है, एंड दूसरा इनका वर्क है द इंसल्टेड एंड द ह्यूमिलिएटेड, 1861। दोनों में क्राइम एंड पनिशमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, अब उस राइटर की बात जिससे आप परिचित हैं, चार्ल्स डिकेंस, ब्रिटिश राइटर, एंड नंबर ऑफ वर्क्स हैं इनके, मोस्ट ऑफ वर्क्स रियलिस्ट वर्क्स हैं। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज है। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ब्लीक हाउस है, ओलिवर ट्विस्ट है। इसके अलावा और भी जो सारे वर्क्स हैं, ऑलमोस्ट सभी नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस आर रियलिस्टिक नॉवेल्स, because all the novels deals with realistic settings and realistic things of the then society and the then England। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस के जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई हिज नॉवेल्स आर रियलिस्टिक नॉवेल्स। ठीक है, तो यहाँ कुछ के नाम दिए हैं, आप चार्ल्स डिकेंस के किसी भी नॉवेल का जिक्र कर देंगे, सभी रियलिस्टिक नॉवेल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मार्क ट्वेन अमेरिकन राइटर हैं। देखिएगा, फ्रेंच हम लोगों ने डिस्कस किया, रशियन डिस्कस कर लिया, ब्रिटिश और अमेरिकन, चार कंट्रीज के राइटर्स की चर्चा हम लोगों ने कर ली। तो इसमें देखिए मार्क ट्वेन के फेमस वर्क्स में जैसे द गिल्डेड एज, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, ठीक है, एंड द प्रिंस एंड द पॉपर। ठीक, इसमें भी दो आप विशेष रूप से याद रखिएगा, चारों ना रहे तो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर रियलिस्ट वर्क्स हैं इन अमेरिकन फिक्शन। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी हैं, कुछ नॉवेल्स ऐसे भी हैं जिनके जो मार्क ट्वेन के इस एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन के प्रेज में यहां तक कह देते हैं कि पूरा का पूरा अमेरिकन लिटरेचर इसी से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो और ये भी कहते हैं कि अगर मार्क ट्वेन ने केवल एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन लिखा होता, अन्य कोई ना लिखा होता, देन ही वाज ऑफ द सेम स्ट्रेचर ऑफ द राइटर।
ठीक है। तो उसी लेवल के उतने ही बड़े राइटर होते अगर केवल उन्होंने हकलबरी फिन लिखा होता, अन्य कुछ भी ना लिखा होता तब भी। ठीक है, तो ये दोनों वर्क्स जो हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर एंड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिस्ट नॉवेल्स रिटन बाय मार्क ट्वेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य चीजें हैं जो रियलिज्म से रिलेटेड हैं, उसको भी समझते हैं। ठीक है, ये बहुत काम की चीजें नहीं, उसी पर एक आगे कमेंट्री है। ठीक है, आगे देखें, द कंपोनेंट्स ऑफ रियलिज्म, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं मींस कैरेक्टर्स इन सच नॉवेल्स एंड प्लेस which are related to realism, are realistic novels or dramas. Characters are very real characters which especially deals with, or which who especially comes from middle or lower class society। ठीक है, जो सामान्यतः मिडिल क्लास या लोअर क्लास सोसाइटी से आते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं डे टू डे लाइफ में, इन जनरल सोसाइटी, इन कॉमन सोसाइटी they are found, they are not idealistic characters, they are very real characters, day to day characters, and readers can correlate with themselves। ठीक है, खुद से रीडर्स उनको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है, लेबर। ठीक है, परिश्रम। यहां पर जो नेचर ऑफ वर्क दिखाया जाता है, नेचर ऑफ जॉब जो भी प्रेजेंट किया जाता है प्रोटैगनिस्ट का या अदर कैरेक्टर्स का, दैट इज वेरी मिडिल क्लास जॉब्स, मिडिल क्लास वर्क्स। ठीक है, जैसे आप देखें तो चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स में वर्क हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस हैं, उसमें भिखारी हैं, उसमें वेरी चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, ठीक है, क्रिमिनल्स हैं, दे आर वेरी कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, वो बहुत आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स नहीं है, वे कॉमन कैरेक्टर है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और देयर वर्क इज जस्ट काइंड ऑफ लेबरर क्लास। ठीक है, एक्चुअली में जो जॉब का नेचर है यहाँ पर, जो प्रोटैगनिस्ट है मस्ट बी ऑफ लेबरर क्लास और मिडिल क्लास। ठीक है, दैट आल्सो मेक्स द थिंग वेरी रियलिस्टिक, वेरी रियल। आफ्टर दैट इंटरनल मोटिवेशंस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशंस यहां डिवाइड कर रहे हैं। तो इंटरनल मोटिवेशंस जो होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, डिजायर्स, ग्रीड, जो विद इन द हार्ट होते हैं, विद इन द माइंड होते हैं। और एक्सटर्नल जो फोर्सेस होते हैं, जस्ट लाइक इंस्टेंसेस, ऑनर, सेवलरी एटसेट्रा। ठीक है, नोबल एफर्ट मींस कि जो बाहर से आउटर फोर्सेस होते हैं और एक इंटरनल फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ रियलिस्टिक वर्क्स में इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो एक्शन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत एक्सटर्नल के। ठीक है, अगला जेन्युइन सेटिंग्स जो होती हैं बहुत आइडियलिस्टिक या फिक्शनल सेटिंग्स नहीं होती हैं, जनरली रियल सेटिंग्स होती हैं, रियल सिचुएशंस होती हैं, रियल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और सोसाइटी इज एक्चुअली रियल सोसाइटी, सामान्यतः जो मिडिल क्लास रियल सोसाइटी ऐसे नॉवेल्स में होती है, ऐसे ड्रामास में होती है, वो कॉमन सोसाइटी होती है, जनरल पीपल होते हैं। आगे है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच। डायलॉग इज नॉट लॉफ्टी और ओवरटली कलर्ड। ठीक है, लॉफ्टी मीन्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड। जो इसमें डायलॉग्स होते हैं, जो बातचीत होती है, बहुत हाई स्टैंडर्ड, हाई लैंग्वेज की नहीं होती है। जैसे इसमें जिस कैटेगरी का कैरेक्टर होगा, सपोज दैट कोई इलिटरेट कैरेक्टर है, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो डायलेक्टिक लैंग्वेज होगी या टूटी फूटी लैंग्वेज होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, डायलॉग्स हैं, वो उन्हीं कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होंगे, दैट विल मेक थिंग्स रियलिस्टिक। ठीक है, मान लीजिए गांव का एक अनपढ़ आदमी है और उसको आप, उसके जो डायलॉग्स की डिलीवरी है उसको आप अगर स्टैंडर्ड हिंदी में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे, दैट इज एग्जैजरेटेड थिंग, नॉट पॉसिबल। आप देखिए, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी या अभी सॉरी पढ़ी नहीं होगी, पढ़ेंगे, द लास्ट लीफ। ठीक है, द लास्ट लीफ में एक कैरेक्टर है बैरहम। ठीक है, बैरहम जितने डायलॉग्स बोलता है, दैट इज वेरी डायलेक्टिक लैंग्वेज। उसकी इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, वो एक डायलेक्टिक इंग्लिश है, दैट गिव्स अ रियलिस्टिक टच।
ये जो बीच बीच के एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, जैसे लास्ट लीफ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स का आप यूज अपने आंसर में कर सकते हैं। ठीक है, आगे लास्ट जो इसमें कंपोनेंट है दैट इज वर्सिमिलिट्यूड। वर्सिमिलिट्यूड मीन्स हिंदी में अगर वर्सिमिलिट्यूड को कहते हैं तो उसको कहते हैं सत्याभास, मीन्स सत्य का आभास होना। ठीक है, दिस इज अ फिलॉसफी दैट लेंड्स ग्रेटर क्रेडिबिलिटी एंड बिलीवेबिलिटी टू द नरेटर। ठीक है, मतलब ऐसे सिचुएशंस, ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट किया जाता है कि जो बिलीवेबिलिटी है, जो विश्वास करने की स्थिति है, वो बढ़ जाती है, ज्यादा इजिली बिलीव कर पाता है रीडर, उसको एलियन सिचुएशंस नहीं लगती है। ठीक, यहां पर जो बिहेवियर होता है कैरेक्टर का, वेरी रियल बिहेवियर होता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ सब जॉनराज ऑफ रियलिज्म है। सब जॉनराज में जैसे मैजिक रियलिज्म है, मैजिक रियलिज्म इज काइंड ऑफ रियलिज्म। ठीक है, इस पर अभी आगे चर्चा होगी क्योंकि ये फिर से आपके सिलेबस में है। ठीक है, एंड नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म इसके बाद का ठीक टॉपिक है, दैट इज आल्सो एन आउट ग्रोथ ऑफ रियलिज्म। नेचुरलिज्म भी रियलिज्म से रिलेटेड है, रियलिज्म का ही एक सब जॉनरा है नेचुरलिज्म, इसकी भी चर्चा आगे करनी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। साइकोलॉजिकल रियलिज्म वो होता है जहां पर जो कैरेक्टर्स होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी जो मेंटल सिचुएशन होती है उस पर फोकस कर जब होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल रियलिज्म। जैसे बेस्ट एग्जांपल है क्राइम एंड पनिशमेंट, फॉयडर दोस्तोवस्की। उसमें ये चीज दिखाया किस सिचुएशन में वो कैरेक्टर क्राइम करता है, वो साइकोलॉजिकल मेंटल कंडीशन को वहां पर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कह रहे वर्क्स ऑफ दिस जॉनरा टेक्स एन इंटरेस्ट इन कैरेक्टर्स मोटिवेशन। जो कैरेक्टर का मोटिवेशन होता है, किस मोटिवेशन से कैरेक्टर एक्ट कर रहा है, उस मोटिवेशन पर फोकस करता है, दैट इज रूटेड इन साइकोलॉजिकल थॉट्स, जो कि साइकोलॉजिकल थॉट्स में डीप रूटेड होते हैं। ऑथर्स एग्जामिन कैरेक्टर्स interior lives, their thoughts, emotions, and mental process to provide a fuller understanding of human behavior. One of the best known work is Fyodor Dostoevsky's Crime and Punishment. यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है, दैट इज साइकोलॉजिकल रियलिज्म। आगे बढ़ेंगे, सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म जहां पर सोसाइटी पर फोकस हो, ठीक है, वो सोशल रियलिज्म है, वर्किंग क्लास पीपल। एंड सोशलिस्ट रियलिज्म दैट इज जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाए वर्किंग क्लास और जो एक पूंजी वर्ग है, ठीक है, लेबरर क्लास एंड द एम्प्लॉयर क्लास, उनके बीच का एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सोशलिस्ट रियलिज्म है। एंड थिएट्रिकल रियलिज्म। थिएट्रिकल रियलिज्म इज एसोसिएटेड टू प्लेज एंड थिएटर्स एंड ड्रामा। ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल हेनरी इब्सन का अ डॉल्स हाउस है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका रियलिज्म एंड होता है, सिंपल सा। मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है ऐप पर, आप उसको जाएंगे वहां से पढ़िएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। रियलिज्म सिर्फ इतना सा सिंपल सा, इसी पर हम लोग आज की क्लास को करेंगे समाप्त। आपके पास 5 मिनट का समय और है, फटाफट से आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ कहना चाहते हैं तो फटाफट से पूछें। Waiting for your any response, whether questions, suggestions or anything you want to say, कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं, हम उसी के इंतजार में हैं, या फिर आपका ऐसा रिस्पॉन्स कि हम क्लास को समअप करें।
सर, इस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अ रियलिस्ट? हाँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी एक रियलिस्ट ही है, लेकिन रियलिस्ट से ज़्यादा वो उसके जो वर्क्स हैं उनको हम लोग ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में रखते हैं या फिर प्रॉब्लम प्लेज में रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके प्लेज में आइडियाज़ को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, डिस्कशन ज़्यादा है, एक्शन कम है। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम प्लेज हैं, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, आर आल्सो अ काइंड ऑफ रियलिस्टिक वर्क्स। ठीक है, वो सबके सब रियलिज्म में ही आते हैं। ठीक है, जो डॉल्स हाउस हेनरिक इब्सन का है वो भी एक प्रॉब्लम प्ले है। ठीक है, तो जीबी शाह को हम लोग थिएट्रिकल रियलिज्म में रख सकते हैं। जो प्रॉब्लम प्लेज हैं, जो ड्रामा ऑफ आइडियाज हैं, इनको हम लोग जो है थिएट्रिकल रियलिज्म में रख सकते हैं। एक्चुअली में जीबी शाह एंड जॉन गाल्सवर्दी बोथ आर द फॉलोअर्स ऑफ हेनरिक इब्सन एंड हिज जॉनरा ऑफ प्रॉब्लम प्ले। ठीक है, एनीथिंग एल्स? लगभग। तो किसी का कोई डाउट नहीं है और हो गया खत्म? समाप्त किया जाए? चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त। मिलेंगे कल 7 बजे। नमस्कार, जय हिंद।